हेलो गाइस। आज हम गेट की जो प्रीवियस ईयर्स हैं हम वो सॉल्व करना शुरू करना जा रहे हैं। तो हम सर्किट एंड सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर की 1 मार्क की सारी प्रॉब्लम्स 2020 तक जितनी भी आ चुकी हैं वो सब आज हम सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको सर्किट एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आरएलसी के बिहेवियर और बेसिक छोटा मोटा किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ या बस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और उसको हम देखेंगे कि वो बेसिक जो नॉलेज होती है वो हम किस तरह से इसमें अप्लाई करते हैं। कभी कभी उसको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ ट्राई भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, फिर नेक्स्ट आएगा एंड सो ऑन। तो जैसे क्वेश्चन आएगा आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपके दिमाग में क्या आता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद। और उसके बाद उसको जब हम सॉल्व करा रहे हैं तो देखिए कि क्या वो चीज आपके दिमाग में आई थी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट ऑफ अ फिगर आर आर ओम ईच। ठीक है। तो ये सभी क्या दिए हुए हैं, हमें आर ओम्स के दिए हुए हैं। व्हाट हैपेंड टू द लैम्प्स इंटेंसिटी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। जब इस स्विच को, ये हमें एक स्विच दे रखा है, अगर इसमें से क्लोज करते हैं तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, स्विच का इफेक्ट क्या है यहाँ पर सर्किट पे, और उसके बाद हम इंटेंसिटी के बारे में बता पाएंगे। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, हमें स्विच का इफेक्ट देखना है और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी लैंप की, सोच के देखिए इसको। तो लैंप का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। आर लैंप को आर एल हम लिख देते हैं। अगर इससे पास होने वाला करंट चेंज होता है तो इंटेंसिटी चेंज होगी। अगर ये करंट बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर ये घट गया तो इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है। और अगर कुछ चेंज नहीं आया तो इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है ये बेसिकली आपकी ये हो गई शॉर्ट, मतलब ये ब्रांच गायब। तो इसके गायब होने से करंट बढ़ेगा कि घटेगा वो हमें देखना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें तो एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए सारे रेजिस्टेंसेस क्योंकि बराबर हैं तो इसका रेशियो इसके नीचे वाले के साथ R1:R2, R3:R4, ये रेशियो जो है वो सेम होगा, 1:1 होगा। जिसकी वजह से ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। तो इस ब्रांच में अगर हम कोई गैल्वेनोमीटर लगा के देखें तो इसमें पहले ही करंट जीरो होगा। ठीक है। इस ब्रांच में पहले से ही करंट जीरो होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, हमारी ब्रांचेस का यहाँ पर दोनों जगह पहले से ही पोटेंशियल सेम होगा। तो इस स्विच को क्लोज करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर इसको क्लोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सर्किट के करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आई जो है वो सेम रहेगा। और अगर हमारा आई सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम रहेगी। तो ऑप्शन विल बी सी। तो इसको देखते के साथ ही दिमाग में क्या आ रहा है, ये ब्रिज जो लग रहा है दिखने में, इसको देखते के साथ ही व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। एक चीज हो सकता है उससे काम ना बने, लेकिन हो सकता है उससे काम बन जाए। तो हमें बस ये देखना है कि ये क्लोज करके क्या पता उसी से तो कुछ रिलेटेड नहीं है। एक ये चीज हमारे दिमाग में आ सकती थी जो हमारा टाइम सेव कर सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन द फिगर आर 1 ओम ईच, सभी 1 ओम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो आपको ये करंट निकालना है। तो देखिए जरा, यहाँ पे एक वोल्टेज दे रखा है 1 वोल्ट, ये करंट आई आपको निकालना है। ठीक है। इस पूरे का मिला करके कुछ रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 वोल्ट को मैं इस पूरे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो हमारा आई करंट जो बैटरी से निकल रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करना है, ये देखिए सभी 1 1 ओम। तो ये वन पैरेलल में जब 1 ओम और 1 ओम लगा होगा तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये शॉर्ट में हमें याद रखना है। पैरेलल में जब भी रखे होंगे अगर सेम रेजिस्टेंस है तो हाफ हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको देगा हाफ ओम, ये कॉम्बिनेशन भी देगा हाफ ओम, ये भी देगा हाफ ओम और ये भी देगा हाफ ओम। तो सभी 0.5 0.5 हो गए। अब उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका इस 1 ओम के साथ सीरीज में है। तो ये भी ये 1.5 ओम हो जाएगा, ये भी 1.5 ओम हो जाएगा, ये भी 1.5, ये भी 1.5। ठीक है। तो आप फिर फाइनली देखोगे कि ये 1.5 ओम और ये जो 1.5 ओम है ये पैरेलल में है, ये 1.5 ओम, ये 1.5 ओम जो है पैरेलल में है। ठीक है। तो अगर इस पूरी ब्रांच का हम कॉम्बिनेशन निकाल लें तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरी ब्रांच का क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ये होगा रेजिस्टेंस। उसके बाद ये फिर से 1 ओम, 1 ओम के साथ सीरीज में है।
तो यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है। ओके, सो दिस विल बी 2 + 1.5 दैट इज 3.5/2 एंड 3.5/2। ठीक है, अब ये 3.5/2 3.5/2 ये जो है ये पूरा, ये फिर से क्या है, पैरेलल में है। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर है तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, इंडिविजुअल का हाफ हो जाएगा क्योंकि सेम है पैरेलल में। 3.5/2 3.5/2 और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि ये 1 ओम का फिर से इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या करना है, +1 ओम, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके निकालते के साथ ही हमारा आंसर निकल जाए। क्या ये आंसर होगा, नहीं, ये गलती करते हैं हम, सोचते हैं रेजिस्टेंस निकल गया, हो गया, चलो मार्क कर दिया। कभी कभी यूनिट पे भी ध्यान नहीं दिया कि एम्पियर में दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे करंट पूछा है, हमसे रेजिस्टेंस पूछा ही नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच विल बी 7.5/4। अब अगर हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैंने इतनी जल्दी से कर दिया, लेकिन आप ये देखिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर हम इतना फास्ट इजी रेजिस्टेंसेस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक्चुअल में ये छूटने ही वाला है। अब दो में से एक काम होगा, या तो आप इस पर टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है, और या फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लो या स्किप कर दोगे। 2-3 ऑप्शन हमारे पास यही बचते हैं। तो बेस्ट इसमें यहाँ पर हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इससे इसकी कैलकुलेशन आपको जल्दी ही करनी पड़ेगी, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है 1 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कुछ इनसाइट जो है हमें ये बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट करंट क्या हो जाएगा, 1 में R, दैट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ दिस which means 7. सो दिस इज, अब ये कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं या जैसे भी हमें सुटेबल लगे हम वैसे कर सकते हैं। 5/40, 5 × 5 5×3 = 15, तो 8/13 ओम जो है, सॉरी 5 × 5 5×5 = 25। ठीक है, इतना ओम एम्पियर जो है ये हमारा करंट आ जाए। सो दी इज द आंसर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने में, लेकिन दैट विल हेल्प यू। ओके, तो जिनको दिक्कत नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जिनको आसान लग रहा है ये, वो स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ गुड वन, और ये हमारी फिर से सर्किट की नॉलेज को हमें चेक करता है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं आपको ए बी पेयर के, ये जो ए बी पेयर है इससे कनेक्टेड ये जो नेटवर्क है इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखे हैं, ये शो किए हुए हैं। अब क्या आपने क्या किया है, यहाँ से एक इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया है 6 मिली हेनरी का, ये आपने क्या करा है, इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया। फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट अगर हमारा आरएल सर्किट होता है तो उसका टाइम कांस्टेंट होता है L/R। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है हमारा टाइम कांस्टेंट उतना ही कम होता चला जाता है। जितना ज्यादा L होता है, L की वजह से ही सेटल होने में ट्रांजिएंट ज्यादा होते हैं, तो जितना ज्यादा L होगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें कभी आपको कंफ्यूजन होती होगी ये R/L तो नहीं है, तो ये आप ऐसे भी दूर कर सकते हैं कि L की वैल्यू जितनी ज्यादा, ट्रांजिएंट्स उतना ही ज्यादा, तो सेटल होने में टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। 63% होने में कंप्लीट उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नेटवर्क ऑफ लीनियर रेजिस्टेंसेस एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, या और इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्टेड है, विच मीन्स यहाँ पर ये जो इसमें केवल रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई इंडक्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस सर्किट की, ये जो हमें सर्किट दिया हुआ है नेटवर्क, जो हमें एक्चुअल में दिया नहीं है उसकी कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, अगर इससे हम रेजिस्टेंस निकाल ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि L तो हमारा 6 मिली हेनरी है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर कि ये क्या, ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या बता रहा है आपको, जैसे जब आप देख रहे हो कि वोल्टेज 0 है उस समय पे एक्चुअल में करंट कितना है, ये 0 वोल्टेज का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट आपको यानी कि दे रखा है वो कितना है, 4 मिली एम्पियर। सिमिलरली आप ये देखेंगे, ये इस तरह का कोई भी ग्राफ मिलेगा सबसे पहले आपका दिमाग यही जाना चाहिए। ये क्या आपको दे रखा है, वोल्टेज 8 वोल्ट है लेकिन करंट कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, तो I 0 है यानी कि ओपन सर्किट है, और ऐसे में आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, 8 वोल्ट। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज आपको दे रखी है, ये शॉर्ट सर्किट करंट आपको दे रखा है। तो हम जानते हैं इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं या थेवेनिन रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, which will be given by 8/4 milliampere, and that is how much, 2 × 10⁻³
ओम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। हमें रेजिस्टेंस नहीं निकालना था। कभी कभी क्या होगा कि इस तरह का एक आंसर मैच कराता हुआ दिखा देंगे वो। ठीक है, हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है, L/R विच इज 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ 3। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज इजी वन। अगर हमें ये पता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें यूज कैसे करना है और फिर आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो छोटी छोटी चीजों से वो चेक कर लेंगे कि आपको ये पता है कि नहीं पता। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गेट 97 का। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर इन इनफाइनाइट टाइम, एक्सपोनेंशियली, इंस्टेंटेनियसली, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर हमने कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स ले लिया है और उससे कनेक्ट कर दिया है हमने, मान लीजिए एक कैपेसिटर, तो कितने समय में वो चार्ज हो जाएगा। तो मान लीजिए जो वोल्टेज सोर्स आपने कनेक्ट किया है वो है VT और ये कैपेसिटर है, ये भी आइडियल है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने जैसे ही क्लोज किया, अब हमें देखना है कितने टाइम में चार्ज होगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको क्लोज किया, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज 0 था, तो हम KVL लगाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अभी कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव में उसके एंटर करेगा करंट। ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, तो जब भी कोई लोड होता है, लोड में हमेशा पॉजिटिव में करंट एंटर करता है। अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो लोड की तरह बिहेव कर रहा है, अगर डिस्चार्ज हो रहा होता तो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होता, फिर पॉजिटिव से करंट निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये पोलैरिटीज हमने लगा ली हैं। अब हम KVL लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, VT। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज है, पॉजिटिव लिख दिया। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस लगा दिया। अब इसमें करंट कितना होगा, सॉरी वोल्टेज कितनी होगी इसकी, वोल्टेज होगी इसकी 1/C ये हमारी वोल्टेज होगी। अब यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से t होता है वैसे तो, लेकिन इनिशियल कंडीशन 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस है। ठीक है, अब देखिए इसको, VT तो जो है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है आपका। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, 1/C, सी को हम इधर ले जाते हैं। ये क्या हो गया, इंटीग्रल I dt 0 से t। सपोज कीजिए हम इसको क्या करते हैं एक बार के लिए, क्योंकि देखिए वैसे तो हम इसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से ले लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए कैपिटल V, 0 से t I dt। अब आप एक काम कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा आपको, करंट 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन क्योंकि इनवर्स ऑपरेटर होते हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, तो I इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। I इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये 0 प्लस है, मतलब करंट 0 है। करंट 0 है, 0 प्लस से लेकर के t टाइम तक, जब तक भी आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि टाइम करंट क्या है, करंट 0 है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि करंट जो है वो 0 से 0 प्लस में ही क्या हो गया, सेटल हो गया। अगर यहाँ पे आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो क्या हुआ, 0 टाइम में इतना करंट फ्लो करा कि ये पूरा चार्ज हो गया कैपेसिटर, तभी तो उसके बाद करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि इतने टाइम में चार्ज हो गया, तो उसके लिए हम ये देखेंगे। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट का यहाँ पे मतलब ये है कि कैपेसिटर, देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, फुली चार्ज होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे करंट 0 होना ही पड़ेगा। अगर करंट 0 नहीं हुआ स्टेडी स्टेट में, ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट में करंट 0 नहीं हुआ, विच मीन कि अभी भी ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो ये इनफाइनाइट चार्ज डेवलप करेगा, इनफाइनाइट वोल्टेज लेगा। क्या एक फाइनाइट वोल्टेज सोर्स इनफाइनाइट वोल्टेज स्टोर करा सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, करंट 0। 0 प्लस पे ही करंट 0 होने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया या क्लोज किया, तुरंत एक करंट फ्लो करेगा, एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ इम्पल्सिव करंट यहाँ पे मूव करेगा, जो इसको इंस्टेंटेनियसली चार्ज कर देगा और बात बन जाएगी। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC होता है, RC सर्किट का। यहाँ पे क्योंकि आइडियल है सब कुछ, R तो हमारा 0 है, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, 0। अब ये हमें सेटलिंग टाइम वगैरह बताता है।
तो यहाँ पे टाइम 0 लग रहा है। आप इसका 4 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता है, टाइम कांस्टेंट 0 है, विच मीन सेटल होने में इसको नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। सो द आंसर विल बी इंस्टेंटेनियस। ओके, इसको हमने एक, आप कोई भी वोल्टेज लगा के देखेंगे, उस वही वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग तुरंत ये चार्ज हो जाएगा, फिर जैसे ही वोल्टेज में चेंज आएगा तुरंत चार्ज हो जाएगा। मतलब कहने का ये, अगर ये कांस्टेंट नहीं भी है तो भी, हमने तो कांस्टेंट मान लिया था ना। नेक्स्ट, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें पता है कि एक आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर ये 5 एम्पियर का सोर्स है, इसका मतलब किसी और चीज का करंट इसके अंदर से जा नहीं सकता, ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना सेम डायरेक्शन में। मतलब ये जितना करंट फ्लो करा सकता है उतना ही इस ब्रांच से करंट फ्लो करेगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल करंट सोर्स, कि वो हमेशा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड आपको कर रहा है, अगर कांस्टेंट करंट आइडियल सोर्स है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल सोर्स ले लेते हैं, तो प्रैक्टिकल सोर्स का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम बोल देते हैं कि ये तो आइडियल वाला पार्ट हो गया और ये इसका नॉन आइडियल वाला पार्ट हो गया, जिसमें से करंट आ जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है करंट। ठीक है, तो उसके लिए हम ये ब्रांच दिखाते हैं कि वो करंट जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो हमने आइडियल सोर्स प्लस जो उसकी नॉन आइडियलिटी थी उसको हमने ऐसे शो कर दिया, जैसे कि हम बैटरी के लिए शो करते हैं। बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी आइडियल, उसकी ईएमएफ कितनी वो जनरेट कर सकता है वो दिखा देते हैं इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। ऐसा करने से क्या होता है, हमने जो अपना सोर्स है उसको आइडियल भी बना दिया और उसमें जो नॉन आइडियलिटी थी उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स। This is our answer. Next is energy stored in a capacitor over a cycle when excited by AC source. तो ये तो मतलब डिस्कस भी शायद मेरे को नहीं लगता करने की जरूरत पड़ेगी हमें, कि एक साइकिल में जो करंट होगा वो कितना, वो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में वो हमेशा 0 होगी अगर आपका सोर्स एसी है तो। क्यों? अगर आपका सोर्स एसी है और आपने यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे नहीं ड्रॉ हो रहे हैं लेकिन उससे काम चल जाएगा। तो होगा क्या कि फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, तो नेगेटिव हाफ में क्या हो जाएगा, ये चार्ज रिमूव हो जाएगा और ये चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज क्योंकि स्टोर्ड इस पे 0 हो जाएगा पूरी साइकिल में, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि हाफ साइकिल में ये क्या होगा, एनर्जी लेगा, चार्ज होगा और बची हुई हाफ साइकिल में एनर्जी रिटर्न कर देगा सोर्स को, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम आइडियल कैपेसिटर की बात करें तो वो एक साइकिल में कितना करंट, सॉरी चार्ज स्टोर करेगा या कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, दैट विल बी 0। ओके, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज this one. In the circuit shown in figure, it is desired to have a constant direct current IT. अच्छा, ये जो करंट है ये कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू द आइडियल इंडक्टर। द नेचर ऑफ वोल्टेज सोर्स मस्ट बी, ऐसा होने के लिए ये कैसा सोर्स होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि हमें पता है कि इंडक्टर के थ्रू जैसे ही आपने कोई सोर्स कनेक्ट किया, करंट जो होगा वो चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, चेंज नहीं एकदम से वो पूरे करंट को चेंज नहीं होने देता, वो स्लोली चेंज करने देता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पूरा चेंज इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहा है कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर करंट कांस्टेंट होना चाहिए तो ऐसे में आपको कैसी वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, so okay, let's what can we do here, we can write down the KVL equation। ठीक है, तो ये हो जाएगा VT is equals to LDI/dt, जैसे हमने पहले किया था पीछे वैसे ही करेंगे। पोलैरिटीज हमारे पास हैं ही, हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए हम देख लेंगे कि एक की पोलैरिटी पॉजिटिव एक की नेगेटिव आ जाएगी, विच मीन्स बोथ द वोल्टेजेस विल बी इक्वल। और ये हमें समझ में भी आ रहा है कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेजेस क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये करंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी आई इक्वल्स टू 1/L VT dt लिख लेते हैं,
और अगर हम आई निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो इंटीग्रल होगा यहाँ पर वी टी डी टी। अब अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक इम्पल्स फंक्शन होना चाहिए। इम्पल्स फंक्शन का या इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन जो होता है वो यूनिट स्टेप होता है, अगर वो यूनिट इम्पल्स है तो। और अगर कुछ उसका मैग्नीट्यूड है तो फिर उसी हिसाब से वो कांस्टेंट निकल के आ जाता है। तो फाइनली अगर ये इम्पल्स फंक्शन है या इम्पल्स सिग्नल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट विल बी कांस्टेंट इन दैट केस। तो Vt क्या होना चाहिए, Vt हमारा होना चाहिए इम्पल्स फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग आइडियल इम्पल्स हो जाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज नो, कांस्टेंट वोल्टेज होगा तो धीरे धीरे सेटल होगा, लीनियर इंक्रीजिंग वोल्टेज होगा तो भी नई बात बनेगी, और एक्सपोनेंशियल वोल्टेज अगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगी तब भी करंट इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट वोल्टेज ले ली आपने तो भी इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वोल्टेज ले ली तो भी क्या होगा, करंट तो धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो करंट तो उसके बाद ही इंक्रीज करना शुरू करेगा ना, क्योंकि इंडक्टर है यहाँ पे। आप चाहते हो एकदम से करंट कांस्टेंट आपको मिल जाए, तो उसके लिए यही हमारा आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Okay, this one is based on our knowledge of capacitances. Okay, तो it is simple actually, but थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है या प्रैक्टिस की कमी। होता क्या है कि हम कई चीजों पे ना फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। जब हम एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों को तो एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें परेशान कर देती है। जैसे कि अभी आप देखते आ रहे हैं, अभी तक बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं सभी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर देखिए जरा, इस सर्किट का क्या करना है हमें, B और Y टर्मिनल के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है। दिस इज आवर B टर्मिनल एंड दिस इज Y टर्मिनल, ठीक है। एक चीज देखिए यहाँ पर जरा, ये जो है ये 0 वोल्ट है, और अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो है ये वायर से कनेक्टेड है, ये यानी ये भी 0 वोल्ट है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है यहाँ से कनेक्ट हो या डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड हो, बात तो एक ही है। तो सिर्फ आपके समझने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार रीड्रॉ कर सकते हैं सो दैट यू फील बेटर while solving this problem, कोई डाउट ना रहे। तो हमने क्या करा यहाँ पर, दिस इज CS एंड दिस इज ग्राउंड, नेक्स्ट दिस इज आर CS एंड दिस इज ऑल्सो ग्राउंड, ठीक है। हमने क्या करा, ये नीचे वाला पोर्शन अभी तक ड्रॉ कर लिया। ये B टर्मिनल है, ये हमारा Y टर्मिनल है, ठीक। हमने क्या करा, ग्राउंड को अलग अलग कर लिया सभी के लिए। नेक्स्ट ये देखो, ये पॉइंट भी तो ग्राउंड है ना, तो हम ये जो CC कैपेसिटर है ये B पॉइंट और ग्राउंड के बीच में लगा सकते हैं, मतलब ये CC हो गया। और ये वाला जो कैपेसिटर है वो Y पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, तो ये CC हो गया। तो बस यहाँ पर आपके नजरिए का, देखने का, वो जो यहाँ पे कैपेसिटर्स को सॉल्व करने वाली जो आपकी मतलब प्रैक्टिस है वो काम आ जाएगी, आपको देखते ही आइडिया बता देगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, CS प्लस CC, यहाँ पर ये, और ये क्या हो गया हमारा। अब इसको वापस से आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। पहले भी कर सकते थे इसे कंबाइन, ऐसे कुछ वो नहीं है। CS प्लस CC और ये CC, ठीक है। तो ये हमारा अब सर्किट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा ना, यहाँ भी वोल्टेज होगा, यहाँ भी वोल्टेज होगा, हर जगह वोल्टेज होगा। 0 वोल्ट होने से ही क्या फर्क पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो इस कैपेसिटर के पैरेलल में है, इस कैपेसिटर के पैरेलल में है BY। सीरीज में क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं, इक्वल कैपेसिटेंस है, हाफ हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट जो स्लाइड में हमने डिस्कस किया था सेम चीज। पैरेलल में क्या है, फिर से ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, CS/2 प्लस CC/2 प्लस CC, which means CS/2 प्लस 3CC/2। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, CS प्लस 3CC डिवाइडेड बाई 2, CS प्लस 3CC डिवाइडेड बाई 2।
तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या चाहिए था हमें, कैपेसिटर कैसे सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, और इसको रीड्रॉ कैसे किया जा सकता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर हम इसको देख रहे हैं ये डेल्टा कॉम्बिनेशन में है, स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ और, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन में आप खुद सोच के देखिए, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। तो ये मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, अगर नहीं सिर्फ सॉल्व करना हो तो ये तो मन मन में सॉल्व हो जाएगा कि ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, तो हाफ ले लेंगे उसका, एंड देन दिस। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो दिमाग में भी किया जा सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड नाइन्थ क्वेश्चन। वोल्टेज वेव फॉर्म वीटी जो है दे रखा है आपको, वोल्टेज वेव फॉर्म। सबसे पहले तुम मेरे को ये बताइए, इस वेव फॉर्म इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज वेरिएबल, दैट इज टाइम डिपेंडेंट, इजंट इट। जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइम पुट करते चले जाओगे आपको उस समय की वोल्टेज मिल जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ओके, एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट दैट द वेरिएशन, किस तरह का वेरिएशन है उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। ओके, तो इस वोल्टेज को हमने लगाया कि एक इंडक्टर के लिए फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से इंडक्टर से, मतलब t इक्वल टू 0 पे हमने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, विद इनिशियल करंट बीइंग थ्रू इट बीइंग 0। ठीक है, इनिशियल करंट 0 होने का मतलब क्या है, इसमें पहले से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। इनिशियल करंट 0 होने का मतलब क्या है, अगर इंडक्टर में पहले कुछ करंट रहा होता तो अभी भी होता, और अगर इनिशियल करंट 0 बोल रहा है तो इसका मतलब पहले 0 था। द करंट थ्रू द इंडक्टर फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, आपको बताना है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम मान लीजिए IT मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, VT हो गया। और ये इंडक्टर जो है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 1 हेनरी, इसके लिए हमें सॉल्व कुछ नहीं है, KVL लगाएंगे सिंपल, एंड दैट विल बी गिवन बाय LdI/dt। ठीक है, ये इस प्रोसेस के लिए आप ट्रांजिएंट एनालिसिस की मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, प्रोसीजर, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं हमने, एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म से भी किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे, और KVL लगा करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट विल बी इक्वल्स टू 1/L VT dt इंटीग्रल। ठीक है, तो 0 से I करंट जब तक फ्लो करता है, IT, इसको IT भी लिख सकते हैं, T टाइम पर जो होगा, तो ये IT आपका करंट आपको मिल जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय L, दिस इज 0 प्लस टू T, या 0 टू T, क्योंकि 0 पे हमने इम्प्रेस किया है करंट, ये वोल्टेज, एंड सो ऑन। तो होगा क्या, ये VT, देखिए VT अगर कांस्टेंट होता तो इंटीग्रल के बाहर आ जाता, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। आपको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे v है तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब काम आएगा आपके ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको, ये 12 हो जाएगा, l की वैल्यू 1 है, 12 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t³ / 3, एंड लिमिट्स विल बी 0 टू t, सो दिस विल बी 4, तो 4t³ आ जाएगा आपका आंसर, विच इज गिवन बाय दिस। सो हम तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसको ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, लेकिन जिस मोमेंट पे आपको रियलाइज हो जाए ओके दिस इज द आंसर, वी कैन टेक दैट। ओके, ओके, अच्छा ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सिंपल है, उसके बावजूद भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। टू incandescent bulb of 40 watts and 60 watt reading are connected in series across the mains। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, सॉरी एक दो बल्ब ले लिया, बल्ब क्या है, हम इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, ये दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस, यानी कि जो भी हमारी वोल्टेज है इससे हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमारे बल्ब्स हैं। ये 40 वाट का मान लीजिए और ये 60 वाट का है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। देन बल्ब्स टुगेदर कंज्यूम दिस पावर, और कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा ये हमें बताना है।
ठीक है। तो देखो जब आपने इसको वोल्टेज किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है तो होगा क्या, करंट तो एक कॉमन ही होगा ना। अब यहां पर देखिए आपको ये बताना है क्या कि कितनी पावर आप ये कंज्यूम करता है, क्या तो ये 100 वॉट कंज्यूम करेगा या हाफ पावर कंज्यूम करेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 60 वॉट या 40 वॉट वाला कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो देखो पहली चीज तो ये दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, इनको क्लब नहीं किया जा सकता, आपको दो ये दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा और इन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर का हमारा फॉर्मूला है V²/R। ये फॉर्मूला हमने क्यों चूज किया है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में ये है, तो हमारे पास जो बल्ब दिया होता है वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज रेटिंग के लिए दिया होता है। ठीक है, अगर उस वोल्टेज पे आप चलाओगे जैसे कि 220 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 40 वॉट्स कंज्यूम करेगा। तो उस वोल्टेज और पावर की मदद से ही रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट तो अलग अलग अगर फ्लो करेगा, कोई रेटेड करंट तो है नहीं। अगर करंट फ्लो अलग अलग फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या अलग अलग थोड़ी होगी। एक बल्ब दिया है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा ना। तो इसीलिए जो रेटिंग दी होती है ना P और V, हमेशा उसी से ही रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, अब दोनों की वोल्टेज रेटिंग तो सेम होगी, आप ये देख सकते हो कि R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब जब आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है तो करंट तो दोनों में सेम ही फ्लो करेगा, तो I²R किस में ज्यादा और किस में कम। इसको अगर हम A बोल दें और इसको B बोल दें तो I²RA और I²RB। तो R जो है, B जो है वो कम है और RA जो है वो ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा आएगी इस वैल्यू से, isn't it? तो ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है विच मीन्स इट इज यूटिलाइजिंग मोर पावर। अगर हम 100% कन्वर्जन मान लें तो ये ब्राइट ग्लो करेगा। तो जो 40 वॉट्स का बल्ब है वो आपका ब्राइटर दिखेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 100 वॉट कंज्यूम करेंगे क्या, तो ये तो सीधा सीधा आंसर नो है। क्यों, क्योंकि अगर इसकी जो भी वोल्टेज रेटिंग है, अगर उतनी उतनी वोल्टेज दोनों को प्रोवाइड की जाती तब जाकर के ये 40 और 60 वॉट कंज्यूम करते, लेकिन हमने तो क्या करा है, एक वोल्टेज सोर्स से इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और ये आ, तो मेन से कनेक्ट कर दिया, ये भी नहीं बोला गया है कि रेटेड है कि नहीं है। ठीक है, ये वोल्टेज रेटेड भी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100% श्योर हो सकते हैं इस चीज के लिए कि ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों की रेटेड वोल्टेज सेम है तो 50 वॉट के लिए हम श्योर हो सकते हैं क्या कि 50 वॉट ये कंज्यूम कर रहा है, तो अगेन हम श्योर नहीं हो सकते कि ये 50 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं मिला करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन टू कपल्ड इंडक्टर्स L1 एंड L2, their mutual inductance M satisfies which of this। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब होता है, देखिए पहले एक बार इसको समझते क्या है। दो कॉइल दे रखी हैं आपको जिनका इंडक्टेंस L1 और L2 है। देखिए इनको बोला है कि ये कपल्ड है। कपल्ड का मतलब क्या है, कपल्ड का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब क्या होता है, इसका जो फ्लक्स है वो इससे लिंक हो रहा है, और हमने पढ़ रखा है कि अगर कभी भी फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉइल में अपने करंट की वजह से भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं ट्रांसफार्मर। और दूसरी कॉइल की वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होगी अगर उसमें करंट है तो, जो उसका क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, मान लीजिए दूर दूर है, इसके इसके फ्लक्स का L1 के फ्लक्स का L2 से कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कपल्ड है जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा।
ठीक है। अब वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू L1 L2। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इक्वल कब होगा? जब इसका सारा का सारा फ्लक्स दूसरे से और दूसरे का सारा फ्लक्स पहले से लिंक्ड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक कॉइल ली बड़ी सी और उसी के अंदर एक छोटी सी कॉइल रख दी, तो ये मैग्नेटिकली कपल्ड हो गए। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा जो फ्लक्स है एक दूसरे से लिंक्ड है, जैसा कि हम ट्रांसफार्मर में भी करते हैं। तो तो हम इक्वल मानेंगे। अदरवाइज अगर ये कॉइल थोड़ा दूर दूर रखी है तो कुछ तो फ्लक्स लीकेज होगा ही, तो m लेस देन होगा अंडर रूट L1 L2 से। लेकिन ये ना, तो बाकी के जो रिलेशन है ये हमारे सारे गलत है। सो आंसर इज फोर्थ, डी पार्ट। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेट 2003 में आया हुआ है ये। देखते हैं हम। एक वेव फॉर्म आपको दे रखी है 6 एम्पियर सेकेंड, यानी कि करंट वर्सेस टाइम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। और ये जो करंट है ये एक इंडक्टर से पास किया गया है, जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। इससे कुछ करंट पास किया गया है। वो करंट का नेचर कैसा है? वो करंट का नेचर आपको ग्राफिकली शो करता है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। और इसका एल कितना है? 2 हेनरी। आपको बताना है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। शुरू की 4 सेकंड में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी? दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल हियर। ओके, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मतलब क्या कर रहे होंगे आप इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जी इसमें डिसिपेट होगी, इंडक्टर के रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी। ये रेजिस्टेंस इंडक्टर का ही है, मैंने अलग से शो किया है, लेकिन ये इंडक्टर का ही रेजिस्टेंस है। और कुछ एनर्जी ये स्टोर भी तो कर लेगा। ये कितनी एनर्जी स्टोर करता है? हाफ Li²। जिस समय पे जितना करंट उतनी एनर्जी ये स्टोर करके रखेगा। तो 0 से 4 तक क्या होगा? धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फाइनली कितना सेट हो गया? 6 एम्पियर सेट हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में? हाफ इंटू एल इंटू I²। तो 36 दूनी 72, 72 जूल्स जो है यहाँ पे एनर्जी स्टोर। कैसे हमें पता चला? क्योंकि फाइनली जितना करंट है उतनी एनर्जी तो स्टोर होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ डिसिपेशन भी है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। क्या? आप देखो, 2 से 4 तक तो कांस्टेंट करंट मिल रहा है आपको 6 एम्पियर। ठीक है, उस समय में कितना डिसिपेशन हो रहा होगा? I²R। I²R, आर कितना है? 1 है। आई कितना है? उस समय में 6 है। ठीक है, I²R T। I²R पावर होती है, हमें एनर्जी बतानी है, एनर्जी एब्सॉर्ब। तो ये 2 से 4 सेकंड तक के लिए हम इससे निकाल सकते हैं। एंड देन दिस विल बी गिवन बाय 6² इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन 36 दूनी 72, 72 जूल ये हो जाएगा 144। इसके अलावा कुछ लॉस जो होगा एनर्जी का इस समय में भी होगा इंडक्टर के रेजिस्टेंस में। अब हमें देखना है कितना लॉस होगा। ये क्योंकि ये करंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी है। हमारे पास इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं। इस दौरान करंट वेरिएबल है, तो I²RT नहीं लगा सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हमारा यूज होगा? क्या पावर होगी हमारे पास, या एनर्जी क्या होगी? I²R ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? R तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। R की वैल्यू 1 है, तो मैं सीधे इसको गायब ही कर देता हूँ। तो ये I²T हो गया 0 से 2। लेकिन I क्या होगा? I कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर निकाल ले, और यहाँ पर T के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको, तो बात भी नहीं बनेगी। आपको I का फंक्शन यानी कि ये जो है इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, विच इज वेरी इजी। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है। m क्या है? m यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। m क्या है यहाँ पर? ये हाइट 6 और ये बेस कितना है? 2। ठीक है,
तो m कितना हो जाएगा 6/2 और x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम है यानी कि t हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 3t जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके क्या करना है 9t², क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमें पूरी इक्वेशन का। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा t³ / 3। t³ मतलब 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24 जूल ये हो गया। तो 24 + 72 और दिस इज 36 जूल्स। तो 72 + 36 + 24, 36 और 24 कितना हो गया 60 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 132 हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो 132 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है बट आई विल एक्सप्लेन व्हाई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सेगमेंट ऑफ सर्किट इज शोन इन फिगर वी आर इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, वी आर इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट ये हमें दिया हुआ है। VC जो दिया हुआ है वो 4 साइन, VC वोल्टेज जो हमें दी हुई है 4 साइन 2t दी हुई है, ये वोल्टेज दी हुई है। फाइंड वोल्टेज VL, दिस वोल्टेज वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे देखो KVL नहीं लगा सकते क्योंकि लूप ही नहीं है कोई। KCL लेकिन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नोड, एक जंक्शन हमारे पास है जिसमें 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज कितनी दी हुई है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज आर करंट विच इज 1 एम्पियर। अब करंट की डायरेक्शन क्या, तो रेजिस्टर में हमेशा करंट जो होता है पॉजिटिव से एंटर करता है, नेगेटिव से लीव करता है, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन देखिए अब यहाँ पर VC भी हमें दिया हुआ है, VC दिया हुआ है, VC से क्या हम IC निकाल सकते हैं, IC हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास CV होता है और ये इंटीग्रल IDT होता है विच इज CV। ओके, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ICTT इंटीग्रल एंड दिस विल बी इक्वल्स टू C इंटू V। V क्या है हमारे पास 4 साइन 2t। C की वैल्यू आप देख सकते हो 1 है यहाँ पे, दिस वैल्यू इज 1। अच्छा, हमें IC निकालना था, ये हम क्यों कर रहे हैं, एक बार IC निकल जाएगा तो ये करंट हमारा निकल जाएगा, ये करंट एक बार हमारा निकल जाएगा तो हम उससे VL निकाल लेंगे, क्योंकि VL क्या होता है LdIL/dt हो जाएगा। अगर IL हमें पता चल गया जंक्शन लॉ लगा करके तो हम VL भी पता लगा लेंगे। तो एक बार देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिएंगे दोनों तरफ तो ये IC रह जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 साइन 2t को क्या लिख सकते हैं हम cos 2t। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 cos 2t हो जाएगा। दिस इज करंट थ्रू कैपेसिटर। नाउ दिस इज IC इन दिस डायरेक्शन। अब देखो पॉजिटिव में हम करंट एंटर ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, इसका मतलब कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर आपका एनर्जी ले रहा है मतलब चार्ज हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन एग्जाम मतलब क्वेश्चन में नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लोड की तरह ट्रीट करना है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे इंडक्टर में है तो हम यहाँ पर भी हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर ऐसे, क्योंकि इसका रीजन क्या है, रीजन इसका कॉमन सेंस पे बेस्ड है। आप देखिए दो करंट यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं रेजिस्टेंस और करंट सोर्स से। अब अगर दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं तो दोनों करंट और एंटर करेंगे तो जंक्शन से करंट जाएगा कहाँ। और अगर आपको एक पिक करना है तो ऐसा कोई थोड़ी है कि हम किसी को फेवर करेंगे कि एक में बाहर जा रहा है दूसरे में एंटर कर रहा है, मतलब एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है एक सोर्स की तरह। तो इसलिए शायद हम इसको ऐसे मान रहे हैं कि दोनों में करंट जो है वो बाहर जा रहा है। तो अब IC अगर इतना है तो अगर हम IL फाइंड आउट करना चाहें तो कितना होगा, देखिए 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू, ये इनकमिंग करंट हो गया हमारे पास, आउटगोइंग करंट थ्रू द जंक्शन विल बी IC प्लस IL। IC इज हाउ मच, दिस इज 8 cos 2t। तो हम यहाँ से IL निकाल सकते हैं, IL विल बी 3 माइनस 8 cos 2t। एक बार IL पता चल गया तो डिफरेंशिएट करके हम VL निकाल सकते हैं। VL इज गिवन बाय L, L हमारा 2 हेनरी है
तो 2 हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस cos 2t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन 2t इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 16, ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा विच इज सी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, 32, ओ सॉरी, दिस इज 2 हियर एज वेल, तो ये 32 साइन 2t हो जाएगा। थोड़ा सा ये याद रखना है, ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर।